हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पिंटू कुमार और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट्स 20वीं क्लास 10th में। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने एक मॉडल सेट जारी किया है और उसी मॉडल सेट को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और आज जो आपका सेट है वह विज्ञान का है, यानी कि साइंस का मॉडल सेट 1 लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और इस मॉडल सेट के क्वेश्चन से मैं आपको मिलवाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम के प्रति कितने जागरूक हैं, मतलब कि आप अपने एग्जाम के लिए किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं या नहीं, इस बात का भी आपको पता चल जाएगा इस मॉडल सेट के तहत। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का यह सेट, विज्ञान का सेट मॉडल सेट 1 को, और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न को कि पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं लेकर आपके सामने आया हूं। इसके बाद मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर और क्वेश्चन के साथ में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां देखेंगे, कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे डॉक्टर जो स्पेशली दांत की जो है वो ट्रीटमेंट करता है, तो ऐसे जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं तो दांतों को बड़ा देखने के लिए, तो वह करते हैं अवतल दर्पण का, यानी कि बी आपका जो है आंसर सही होगा। इस तरह से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। इसमें प्रश्न जो है वो है विद्युत विभवांतर, यानी कि विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो कौन है। तो इसका एसआई मात्रक जो है वो है वोल्ट, यानी कि जो ए है आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। आपको पता होगा कि शब्दकोश जो होता है, और शब्दकोश में बहुत सारे वर्ड होते हैं और बहुत सारे वर्ड जो होते हैं काफी ज्यादा छोटे छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं। तो उस प्रकार के वर्ड को पढ़ने के लिए आप क्या चीज का यूज करेंगे, किस प्रकार के लेंस का यूज करेंगे, तो ये आपको जानना है। तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करेंगे, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज करेंगे, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करेंगे। लास्ट जो है ऑप्शन है वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस ऑप्शन है। जो आपका आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, उत्तल लेंस हम क्या करेंगे, यूज करेंगे शब्दकोश के वर्ड को देखने के लिए। तो इस तरह से आपका 3 नंबर में प्रश्न सॉल्व हुआ। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए एक प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या चीज मापेगा, यानी कि वह चीज मापने के लिए है, तो वो जो प्रयोग करता है वो क्या मापेगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी मापेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसका। दूसरा ऑप्शन जो है वह है, दूसरा ऑप्शन है कि दर्पण तथा, देखिए यहां दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापेगा। सी जो दिया हुआ है कह रहा है कि क और ख दोनों, यानी कि इनमें से दोनों की दूरी को मापना अनिवार्य है। और चौथा यानी कि डी ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर जो होगा वो सही होगा सी, यानी कि दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी मापेगा, और साथ ही साथ आपने देखा कि यह दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी मापेगा, यानी कि दोनों की दूरी को मापेगा कौन, प्रयोगकर्ता। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर था 4 का वह था आपका सी, यानी कि ए और बी दोनों आंसर आपका सही होगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा जर्रा दूरदृष्टिता। ये आपका सी जो है आंसर आपका सही होगा। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो 6 का आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 6 का आंसर होगा आपको परितारिका, यानी कि बी जो है आपका सही होगा। परितारिका ही है जो हमारे आइज के पुतली के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो 6 का आपका बी सही होगा। 7 नंबर जो है कह रहा है कि कौन सा लेंस अभी अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसमें कौन लेंस है या जो अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी कि अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, या अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा वो अवतल लेंस है। बाबू अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो 7 का आपका ए जो है वह सही होगा। 8 नंबर प्रश्न है
कि लवण Na2CO3 यानी कि क्या है, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट एक लवण ही है और इसका जलीय विलयन का पीएच मान पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक, यानी कि लवण का जो जलीय विलयन होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 8 का जो है ए आपका सही होगा। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न है वह कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आयस्क है। बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम धातु का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 9 का ए सही होगा आंसर। 10वां जो आंसर है, 10वां जो प्रश्न है कहता क्या है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है, यानी कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ही एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है, यानी कि नाम है। इस तरह से 10 नंबर आपका क्लियर हुआ, बी आंसर आपका सही होगा। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। देखिए यहाँ ये जो है कीटोन है, कीटोन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड सी और क्या कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, फिर कर रहा है कि डबल बॉन्ड O। ये जो है कीटोन के समूह का है और इसका जो मूलक होता है वो क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, इसका मूलक जो है वो OH, यानी कि इसमें जो है प्रक्रियात्मक समूह की बात कर रहा है किसका, प्रोपेनोन का। तो ये कीटोन ग्रुप का है और ये जो है आपका ए जो है वो सही आंसर होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कर रहा है कि डबल बॉन्ड O। ये आपका आंसर जो है ए कीटोन ग्रुप का है, कीटोन समूह का है। आपका प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह जो होगा वो कीटोन ही होगा, यानी कि ए आपका आंसर होगा। तो इस तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, 12 नंबर प्रश्न कहता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। यानी कि आपको पता चल गया होगा इसका आंसर, आपने पढ़ा भी होगा इस चैप्टर को, तो इजीली आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर कौन होगा, कच्चा चूना होगा या चूना पत्थर होगा या ब्रिंजक चूर्ण होगा या जिप्सम होगा। तो यहाँ जो है कहता है यहाँ कि किस यौगिक को गर्म करने पर क्या चीज प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। बाबू यहाँ जिप्सम, जिप्सम ऐसा यौगिक है, रासायनिक यौगिक है जिसको हम गर्म कर दे, हॉट यानी कि गर्म कर दे, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यानी कि 12 का आपका डी आंसर सही होगा। 13 नंबर प्रश्न जो कहता है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किया गया धातु की पतली परत किस चीज की चढ़ाई जाती है, जिंक की चढ़ाई जाती है, सोना की चढ़ाई जाती है या तांबा या चांदी। तो पता है सोना तो होगा नहीं, काफी ज्यादा कॉस्टली है। तांबा ये तो कॉस्टली नहीं है, चांदी थोड़ा सा कॉस्टली है। तो इसमें तांबा और जिंक, देखिए कभी कभी कोई ऐसा ऑप्शन भी होता है जिसको आप खुद माइंड में थिंक करेंगे कि डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस ही आपका आंसर उसको पता चल जाता है। तो यहाँ सोना और चांदी नहीं होगा, यानी कि तांबा और जिंक में फाइट होता है। तो देखेंगे जिंक जो है, जिंक एक ऐसा क्या है कि धातु है जिसकी परत जो है लोहे पे चढ़ाई जाती है, जिसके कारण लोहा जो है वो कई वर्षों तक सुरक्षित रहता है, उसका क्षय नहीं हो पाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है, वह कह रहा है कि सोडियम सल्फेट, देखेंगे यहाँ Na2SO2 इक्वेशन और प्लस BaCl2 इक्वेशन इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। ये क्या है, ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये पूछ रहा है कि इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि सोडियम सल्फेट है और सोडियम सल्फेट को फिर किससे किया जाता है, बेरियम क्लोराइड से, यानी कि बेरियम क्लोराइड से विस्थापित किया जाता है या अभिक्रिया कराई जाती है साथ। तो इससे जो प्राप्त हो रहा है, यहाँ जो ये प्राप्त हो रहा है, ये क्या प्राप्त हो रहा है, तो ये बेरियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है प्लस में सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्या स्थापित हो रहा है, यहाँ जो है सल्फेट जो है वह स्थापित हो जा रहा है क्या चीज में, सल्फेट जो स्थापित होगा वह होगा क्या चीज में, तो क्लोराइड में। इस तरह से यह पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आपका ए जो है वह सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको समझा दूं कि यहां जो है, ये जो है यहां पे देखेंगे कि ये सल्फेट जो है, ये सल्फेट जो है वो क्लोराइड में बदल जा रहा है, इसका विस्थापन हो जा रहा है, और यहां क्लोराइड जो है वह क्या हो रहा है, सल्फेट में इसका विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यह जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसका आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 15वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में बुझा हुआ चूना,
बहुत ही चूंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न उठने वाले हैं और मैं यहाँ आपको डील करूंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है इससे बनेंगे। यहाँ प्रश्न जो कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना की बात यहाँ हो रही है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका सी होगा, यानी कि बी होगा, सॉरी बी होगा, CaO2 होगा, ठीक है। लेकिन इसी में अगर बूझा चूना ना पूछकर काला चूना की बात करें तो काला चूना में क्या होगा, तो काला चूना आपका CaO होगा, ये काला चूना है। लेकिन इसी में एक और प्रश्न बन सकता है कि चूना पत्थर की बात करें तो CaCO3 ये चूना पत्थर का सूत्र है। तो इससे देखिए 3 प्रश्न बने, बुझा हुआ चूना CaO2 है, और उसके बाद अगर काला चूना की बात करें तो ये CaO है, और डी वाला जो ऑप्शन है वह है चूना पत्थर CaCO3। तो इनसे 3 प्रश्न बन सकते हैं और तीनों का इसमें सूत्र जो है दिया हुआ है। तो इस तरह से 15 का आपका बी आंसर सही होगा। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। देखिए आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा। उस चैप्टर में पढ़ा होगा कि पादप में जो हार्मोन्स होते हैं और वो हार्मोन्स किस प्रकार के जो है वह क्रियाएं जो है वो पौधों में करते हैं, है ना। ऑक्सीजन भी हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड भी हार्मोन है, जिब्रेलिन्स भी हार्मोन्स है। लेकिन ये दोनों देखेंगे कि ये दोनों जो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन जो है वो पौधों के क्या करता है, तो उनकी कोशिका में विभाजन में मदद करता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो होता है वह एब्सिसिक एसिड अगर किसी पौधे पे या पत्तियों पे छींट दिया जाए तो उनकी पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। तो आपका आंसर सी होगा, एब्सिसिक एसिड ही ऐसा एक हार्मोन्स है जो पौधे की पत्तियों को मुरझाता है। यानी कि ये कृत्रिम और आर्टिफिशियल, यानी सॉरी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपने देखा एब्सिसिक एसिड, और 16 का आपका सी आंसर सही हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 17 प्रश्न को देखते हैं। 17 प्रश्न जो है, 17 नंबर प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। देखिए कोशिकीय ऊर्जा गृह जो है आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ATP जो होता है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और एक्चुअली में देखा जाए तो ATP ही एक ऐसा है जो कि कोशिका को निरंतर ऊर्जा देते रहता है। यानी कि जब कोशिका को, सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो ATP क्या होता है, टूटता है, और टूट करके निरंतर क्या करता है, तो सेल को एनर्जी देते रहता है। तो आपका आंसर ATP होगा, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये पहले डाइफॉस्फेट होता है, लेकिन जैसे ही श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन का पुनः ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ से एक जो है एनर्जी जो है उसके पास चला जाता है, ऊर्जा जो है मुक्त होकर के वो ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण ये डाइफॉस्फेट के जगह पर ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बाबू ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है, और इस प्रश्न में देखेंगे क्या कि फेफड़ा, आप देखिए मैंने पहले भी बताया आपको कि कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो काफी भिन्न दिखते हैं। हालांकि आपने पढ़ा होगा तो देखेंगे क्या कि फेफड़ा जो है वह श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने का काम करता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा जो है निलय, बाबू आपको पता होगा कि मैंने बताया होगा कि जो ये चैप्टर है इसमें हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, जिसमें 4 वेशम होते हैं। लेकिन वेशम में देखेंगे तो 2 ही पार्ट्स, एक निलय और अलिंद होता है, लेकिन वो 2 भाग में बढ़ता है, 2 भाग में, दयालिन, दयानिलय, बायानिलय। तो आखिरकार संपूर्ण शरीर में ब्लड का पंप करने का काम जो होता है वह अलिंद करता है या निलय करता है। तो आपका आंसर बी होगा, वो निलय ही ऐसा है जो पूरे शरीर में रक्त पर परिसंचरण बना करके, दबाव बना करके पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है, निलय। 19 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। बाबू यहाँ पत्तियों की बात हो रही है तो पत्तों में एक छोटा छोटा छिद्र भी पाया जाता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं या वात रंध्र भी कहते हैं, और इसी के कारण जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन निकलता है या इंक्रीज होता है वो इसी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान पौधों की पत्तियों से गैस भी निकलते हैं, है ना। तो प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो ये होता है रंध्र द्वारा, ठीक है, रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। 20 नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए ये जो है ये भी काफी ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ये भी आपको याद ही होगा कि पत्ता में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक चैप्टर है, परिवहन जो एक चैप्टर, उसमें पढ़ाया गया होगा कि पत्ता में जो है 2 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं,
जाइलम और फ्लोएम, जो खाद्य पदार्थ के परिवहन में मदद करता है। तो जाइलम जो होता है वो जल के परिवहन में मदद करता है और फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थ के परिवहन में मदद करता है। तो जाइलम जल का वहन, आपका आंसर सही होगा ए। 21 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलेन को नीला कर देता है? तो आपका आंसर जो होगा बी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न में क्या प्रश्न है? कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है, यानी कि क्या होता है? तो देखिए यहां जो है आप देख सकते हैं परमाणु संख्या का आवर्त फलन। तत्वों का गुणधर्म क्या होता है कि परमाणु संख्या का जो आवर्त फलन होता है वह तत्व आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है। तो 22 का आपका बी सही होगा। 23 प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि अष्टक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि किसने स्थापित किया था? बाबू यहां बी आपका आंसर सही होगा। न्यूलैंड्स जो है उन्होंने ही अष्टक नियम को क्या किया था? स्थापित किया था। तो 23 का आपका बी आंसर सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, ठीक है। तो एनोड के कारण, देखिए एनोड जो है, ए जो है आपका ऑप्शन है एनोड। कहता है कि एनोड के कारण ही विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध जो धातु को बनाया जाता है, किसके कारण? एनोड के कारण, ठीक है। तो 24 का आपका ए आंसर सही होगा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं आपका दिया हुआ है, लेकिन आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इसका आंसर ए होगा, ठीक है। इसी तरह से 25 नंबर का आंसर सही हुआ। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट में के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होते रहता है। आपका आंसर जो होगा वो ए होगा। यानी कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय लघु पतन में जो बिजली प्रवाहित होती है वह बिजली जो होता है उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का मान जो होता है वह क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है, मिस्टेक है, ए नहीं होगा सी होगा। अधिक हो जाता है, मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि अधिक हो जाता है। तो आपका बहुत ही अधिक हो जाता है, यानी कि ये बढ़ जाता है लघु पतन में विद्युत धारा का मान। कब? याद रखेंगे, शॉर्ट सर्किट के समय, ठीक है। तो आपका आंसर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं इस प्रश्न को। कहता प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वह पूछा जा रहा है कि क्या होगी? तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वह ऊपरी मुखी होगी, यानी कि ऊपर की ओर उसका डायरेक्शन होगा। इस तरह से 27 का ए आपका आंसर सही है। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर यह क्या घटता है, या इसके सिरे की ओर आने जाने पर बढ़ता है? तो इसका आंसर जो होगा कि सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान होगा। यानी कि किसी भी विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो सभी बिंदुओं पर समान होगा। तो 29 का आपने देखा, ये जो है आंसर सही है। अगला 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? सौर कुकर के लिए, इसमें दर्पण की बात पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण जो है उसका ज्यादातर यूज होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है सौर कुकर के लिए ज्यादातर उपयुक्त होता है, ज्यादातर यूज भी होता है। इस तरह से आपने देखा 30 तक आपने देखा कि प्रश्न जो है मैंने आपको बताया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। देखिए यह जो प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा आप जानते ही होंगे। चिपको आंदोलन जो हुआ तो वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था, है ना। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या चीज को संरक्षित करना था, क्या चीज को बचाना था? चिपको आंदोलन आपको ये नाम से ही याद आ जाएगा कि इस आंदोलन में लोग जो थे वो पेड़ों से चिपक करके वृक्ष की सुरक्षा के लिए पेड़ों से चिपक करके वृक्षों की क्या किया था? संरक्षण किया था। बोला गया था कि पहले मुझे काटो उसके बाद वृक्ष को काटो। यही चिपको आंदोलन था जिसका प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा।
तो इसमें चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या चीज को संरक्षित करना था, वृक्षों को संरक्षित करना था, वृक्षों को बचाना था। बाबू यहाँ वृक्ष जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आपको पता नहीं होगा क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी जो आयु है, या आपको पता होगा कि पहले जो हमारे पूर्वज थे वो कई वर्षों तक जीवित रहते थे, 100 साल से अधिक वर्षों तक भी जीवित रहते थे। लेकिन आज हमारी जनरेशन जो है वो 50 से 60 साल के अंदर में ही जो है उनका निधन हो जाता है। उनकी भी जीवन अवधि जो है बहुत कम हो गई है। हमारी जो जीवन अवधि है वो सिकुड़ कर कम हो गई है, सीधे हाफ हो गई है। इसका रीजन जो है वो क्या हो सकता है? तो इसका रीजन जो है हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग खुद पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, है ना। और ये जो प्राण वायु है, खास करके देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान होता है पेड़ पौधे का, क्योंकि पेड़ पौधा ही दूषित वायु को प्योर करती है, शुद्ध करती है। ठीक है, ये एक लाइक का एक प्यूरिफायर मशीन की तरह वर्क करती है। साथ ही साथ हमारे लिए जलावन के लिए लकड़ी भी देती है, फल भी देती है, चारा भी देती है। तो ये बहुत हमारे जीवन में एक बहुत ही अलग रोल निभाते हैं। यानी कि हम है तो वन है तो हम है, ये जो है वाक्य है। तो चिपको आंदोलन आपका क्लियर हुआ, वृक्ष से है। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। बाबू यहाँ जड़ की अधोगामी वृद्धि है। आपको पता होगा कि जड़ हमेशा नीचे की ओर मूवमेंट्स करता है। यानी कि आपको पता होगा कि अर्थ के पास ग्रेविटी पावर है, गुरुत्वाकर्षण बल है कि नहीं है? अगर नहीं पता होगा तो आपको पता होगा कि छत से कोई भी चीज को नीचे आप थ्रो करते हो तो डायरेक्ट नीचे ही आता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि ऊपर चला जाए? तो अर्थ के पास ग्रेविटी पावर है। और बाबू जो जड़ की वृद्धि होती है वो ग्रेविटी पावर की ओर ही होती है, लेकिन 2 डायरेक्शन में होती है। पहला डायरेक्शन क्या होता है कि वह जल की तलाश में भी वृद्धि करता है, और ये दूसरा जो है वो मूवमेंट्स उसका ग्रेविटी पावर की ओर ही होती है ना। तो जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है वो प्रकाशानुवर्तन गति, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रकाश की ओर मूवमेंट्स नहीं करेगा। जड़ जो है वह गुरुत्वानुवर्तन गति को दर्शाता है ना। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि जो है वह क्या हो जाएगा? जलानुवर्तन। देख बाबू यहाँ जो है जलानुवर्तन भी हो सकता था, गुरुत्वानुवर्तन गति भी हो सकता था, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ क्वेश्चन में अधोगामी वृद्धि कह रहा है, तो आप क्या मारेंगे इसमें? अधोगामी वृद्धि, गुरुत्वानुवर्तन गति। लेकिन यही जल की तलाश में अगर ये बढ़ता तो ये जो हो जाता, ये जलानुवर्तन गति हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा 32 का बी आंसर सही था। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है यह किसका भाग है? ये जो देखेंगे ये पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये सभी मिलकर के प्रमस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, सॉरी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। यानी कि ये पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क मिलकर के पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, है ना। तो इस तरह से 33 का आपका सी आंसर जो है वह सही होगा। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? या चबाना जो है वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 35 नंबर प्रश्न जो है कि अलैंगिक जनन, देखेंगे प्रश्न कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कह रहा है कि इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मुकुलन विधि से होता है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे अमीबा दिया है, ईस्ट दिया है, प्लाज्मोडियम दिया है, और लास्ट में दिया है लेशमानिया। तो सोचने और समझने वाली बात यहाँ है कि अमीबा में जनन की क्रिया अलैंगिक जनन से ही होता है, बट इनमें द्विखंडन होता है। द्विखंडन के कारण ही इनमें जनन होता है, यानी कि अपने भागों को, शरीर को 2 भाग में, दो पार्ट्स में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ आपका आंसर क्या होगा? ईस्ट होगा। ईस्ट कैसे होगा बाबू? क्या होता है कि ईस्ट के शरीर से एक उभार निकलता है, उस उभार को मुकुल कहते हैं, और मुकुल ही बड़ा होकर के मुकुलन का रूप ले लेता है, मुकुल बनता है, और वही शरीर से उसके अलग हो जाता है और एक नया ईस्ट का निर्माण करता है। तो अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट में ही होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। बाबू शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, और अंडाणु का निर्माण जो होता है वो अंडाशय में होता है। तो यहाँ देख सकते हैं वृषण, यानी कि शुक्राणु कहां बनेगा? वृषण में बनेगा। और वृषण क्या है? तो नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग है। ठीक है, तो आपका ए आंसर जो है वह सही होगा। यही अगर अंडाणु की बात होता कि अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में होता है, तो आपका सी आंसर सही होता। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग जो है वह फल में बदल जाता है। देखिए यहाँ क्या होता है कि आपको पता होगा, आपने वो चैप्टर भी पढ़ा होगा और उसमें बताया भी गया होगा कि एक पुष्प में 4 पुष्प पत्र होते हैं। तो लास्ट में अंततः जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो पुष्प का जो भाग होता है कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बीजांड बीज में बदलता है, और अंडाशय जो होता है वो फल में बदलता है। याद रखेंगे, बीजांड बीज में और अंडाशय फल में बदलता है। ठीक है, यहाँ अगर फल की बात है, पुष्प की बात है, पुष्प में फल की बात है, अगर बीज की बात होती है तो हम क्या मारते? बीजांड। ठीक है,
और फल का बात रहेगा तो अंडाशय। अगला प्रश्न है 38 नंबर की लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है वह कहां पाया जाता है? देखिए लिंग गुणसूत्र की बात आ रही है, याद रखेंगे लिंग गुणसूत्र किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है, जो XY कहलाता है, आपको पता होगा। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वह पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की युग्मकों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों में युग्मकों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा युग्मक पाए जाते हैं। 40वें प्रश्न को देखते हैं। 40वें प्रश्न में निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है? यानी कि आपका आंसर ऑप्शन दे रहा है घास, पुष्प तथा चमड़ा, बी दे रहा है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, और सी दे रहा है फसलों के छिलके, केक, रबर, और डी दे रहा है केक, लकड़ी एवं घास। तो इसमें जो प्रश्न है नवीकरणीय पदार्थ है तो वह है घास, पुष्प तथा चमड़ा, यानी कि आपका 40 का ए आंसर सही होगा। अगला है 41, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम की बात कर रहा है कि सबसे कम कौन है, तो बाबू यहाँ एल्युमिनियम जो है वह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 42 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन की जो परमाणु संख्या वो 6 है। ठीक है, देखिए कार्बन जो चैप्टर है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ज्यादातर आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न बने और ज्यादातर प्रश्न बने हैं केमिस्ट्री से तो वो कार्बन से ही बने हैं। तो कार्बन जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बड़ी ध्यान से पढ़ना है आपको। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रि आबंध जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं, यानी कि 43 का बी आंसर जो है वह आपका सही होगा। 44 प्रश्न जो है वो कह रहा है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। ठीक है, यहां आप देखेंगे क्या कि यहां मूलक के रूप में जो है वह OH क्या है? मूलक के रूप में है। ठीक है, ये जो है मूलक के रूप में है, ये क्या है? मूलक के रूप में है OH, यानी कि सिंगल बॉन्ड जो है OH मूलक के रूप में है। और कह रहा है कि इसका साधारण नाम जो होता है वह होता है इथाइल अल्कोहल। इसका साधारण नेम जो होता है, एथेनॉल का साधारण नेम जो होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है, और इसका IPAC नेम जो होता है वो होता है इथेनॉल होता है। ठीक है, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। ठीक है, इसका ये सूत्र होता है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? आपका ए होगा। ठीक है, तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होगा? सिंगल बॉन्ड जो है OH होगा। तो इस तरह से आपने देखा ए जो है आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? अपचयन होता है, उपचयन होता है, संक्षारण होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। आपका जो है वह आंसर होगा उपचयन। क्या होता है कि जब किसी भी अभिक्रिया के समय पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो इस तरह से आपने देखा 45 का आंसर सही था। अगला प्रश्न जो है वह है 46, अम्ल का pH मान होता है। अम्ल का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, तो 46 का आपने देखा जो है ए आंसर जो है वो सही है, वो 7 से कम होता है अम्ल का pH मान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 हो गया। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये भी काफी ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। कहता है कि धोने का सोडा यानी कि धोवन सोडा का आणविक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? धोवन सोडा का आणविक सूत्र जो होता है ये होता है Na2CO3 10H2O होता है। यानी कि आपका धोवन सोडा याद रखेंगे, ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से देखें और इसके सूत्र को याद रखें। क्योंकि मैंने इसके पहले भी चुना पत्थर और काला चुना, इसका भी मैंने सूत्र बताया था, वो भी आप याद रखेंगे। और ये जो है धोवन सोडा का जो आणविक सूत्र है वो C है, यानी कि Na2CO3 10H2O है, H2O है। तो यानी कि C आपका आंसर सही होगा। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मधुमक्खी का डंक एवं अम्ल छोड़ता है। कह रहा है कि मधुमक्खी का जो डंक है वो अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। लेकिन वो कौन सा अम्ल होता है? देखो उनके डंक में, मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल उपस्थित होता है, जिसके कारण जैसे ही मधुमक्खी डंक मारती है तो वह अम्ल हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जलन और दर्द उत्पन्न होता है। तो इस तरह से 48 नंबर प्रश्न का ए आंसर जो है आपका सही है। और आपने देखा आपके साइंस के ऑब्जेक्टिव का यानी कि मॉडल सेट
पहला यानी कि फर्स्ट मॉडल सेट का मैंने 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखे और 48 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया। और इसी तरह से मैं अगले वीडियो में अगला मॉडल सेट लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। बेस्ट ऑफ लक, बाय।